Hello everyone, I am Nidhi Gupta and I welcome you all on this platform of SWPM classes. Hopefully आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और आज की हमारी ये क्लास आफ्टर दिवाली होने वाली है टेरिडोफाइट्स के लिए। ओके, तो अपने सामने अपनी कॉपी पेन रख के बैठिए और पेन को रखिए मत, हाथ में लीजिए। ओके, और शुरू कीजिए मेरे साथ ये लेक्चर। एंड आई अश्योर यू कि इस लेक्चर में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेरिडोफाइट्स आपको जितना टफ लगता है वो उतना टफ नहीं रहेगा। एंड इस लेक्चर को देखने के बाद आप जब उसको रिपीट करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे देन ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो आइए शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको मैं नहीं बताऊंगी, लाइक अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेरिडोफाइट्स को हम अपना मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते हुए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। और टेरिडोफाइट्स के बारे में हम एक्चुअली में जानते क्या क्या है, हमें वो देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के कुछ पॉइंट्स जो हमने बेसिक्स में पढ़े हैं या फिर हम कहें एनसीईआरटी में होते हैं, तो शुरू करते हैं। ओके, अगर मैं जो ये टर्म है टेरिडोफाइट्स इसको ब्रेक डाउन करूं तो यहाँ से मुझे टू टर्म्स जो है वो देखने को मिलती है। एक तो होती है टेरोन और दूसरी होती है फाइट्स। अगर मैं कहूँ कि टेरिडोफाइट टर्म्स जो है वो दो टर्म से मिलके बनी है, एक होती है टेरोन, एक होती है फाइट्स। टेरोन टर्म का मतलब होता है फेदर। व्हाट इज इट? टेरोन टर्म का मतलब होता है फेदर एंड फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे होता क्या है कि टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं हम कह सकते हैं कि उनकी जो अपीयरेंस होती है वहां पे हम कहेंगे कि जो उनकी स्पोरोफिटिक बॉडी होती है फिर उनकी जो लीव्स होती है अपीयरेंस में हम उनको जो टच करेंगे वो फेदर लाइक नहीं लगेंगी, लेकिन वो देखने में इस तरह की होती हैं कि वो फेदर लाइक देखने को मतलब वो देखने में एक फर जैसी होती है, फेदर लाइक होती है, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स को ये नाम दिया गया है। ओके, जिसमें टेरोन का मतलब फेदर होता है और फाइट्स का मतलब प्लांट्स होता है। ठीक है, so this was the very first point that comes into our minds from the term pteridophytes. Now comes to the next point कि यहाँ पे जो टेरिडोफाइट है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइट जो है वो फर्स्ट vascular plant है। As you all know, we have discussed it earlier many times. Okay, first vascular plants हैं। क्यों कहा गया इनको फर्स्ट vascular plants? Because यहाँ पे for the very first time क्या होता है? For the very first time क्या देखे गए? Vascular bundles. For the very first time vascular bundles are being shown, है ना? सबसे पहले यहाँ पे क्या देखे गए? vascular bundles देखे गए, इसीलिए सबसे पहले हमने कहा कि इनको first vascular plants कहा गया। Now the next point come here for the very basic points जो टेरिडोफाइट्स के लिए आते हैं is कि इन्हीं को हम कहते हैं first terrestrial plants। first terrestrial plants, इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ओके, लैंड प्लांट्स। ठीक है, इनसे पहले हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा। ब्रायोफाइट्स को हमने क्या बोला था? ब्रायोफाइट्स को हमने बोला था एम्फीबियंस। क्यों? बिकॉज उनको क्या कहा गया था? एम्फीबियंस इसलिए कहा गया था बिकॉज उनको वाटर जो है वो एसेंशियली चाहिए होता था फॉर फर्टिलाइजेशन। तो कुछ साइंटिस्ट ने टेरिडोफाइट्स को भी, अगर आपसे पूछा जाए कई बार ऑप्शन में आपको मिल जाए कि क्या टेरिडोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है, तो अगर ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है तो आप ब्रायोफाइट्स से उनमें कंफ्यूज ना होएगा। ओके,
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आपसे ऐसा ऑप्शन मिले तो आप इसको कंफ्यूज होके कट मत कर दीजिएगा, बिकॉज कुछ साइंटिस्ट ने इनको भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की कैटेगरी में रखा है। द रीजन इज बिकॉज एज ब्रायोफाइट they also require water for their fertilization, essentially we can say it that, right? क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है essentially. Okay, don't forget to put this term ahead or this before. Okay, essentially. तो ये भी इसके लिए एक सही टर्म हो सकती है. ओके, वस्कुलर प्लांट्स, और एक चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वस्कुलर प्लांट्स कह के, या फिर हम इनको कह सकते हैं फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इनके लिए दीज आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. ओके, यू नो कि क्रिप्टोगैम्स को हम, ये टर्म होती है क्रिप्टोगैम्स, हम किसके लिए यूज करते हैं? क्रिप्टोगैम्स इज द टर्म यूज फॉर नॉन फ्लावरिंग प्लांट. Okay, and phanerogams for the flowering plants. So non-flowering plants. Okay, so these are vascular cryptogams. Okay, hopefully आपको समझ में आ रही है सारी पॉइंट्स. अब नेक्स्ट आती है यहाँ पे चीजें. नेक्स्ट आता है कि इनमें हमें क्या देखने को मिलता है. मैंने कहा कि यहाँ पे ये वस्कुलर होते हैं. दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रू रूट्स, शूट एंड लीव्स आपको देखने को मिलती है. दैट इज आर फाउंड. बिकॉज अभी तक जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे तो ब्रायोफाइट्स में आपने क्या देखा? ब्रायोफाइट्स में आप देख रहे थे कि बॉडी कैसी थी? थैलॉइड बॉडी थी, ठीक है. और ब्रायोफाइट्स में आप देख रहे थे कि फिलोइड थे, कोलॉइड थे, राइजोइड थे, स्टेम लाइक, रूट लाइक, शूट लाइक, राइट. लेकिन टेरिडोफाइट्स में आप देखोगे क्योंकि ये वस्कुलर हैं, और क्योंकि वस्कुलर हैं यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम एज वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. और जाइलम और फ्लोएम केवल कब आ सकता है? जब वहाँ पे ट्रू रूट, शूट एंड लीव्स प्रेजेंट होंगी. ओके, सो हम यहाँ से कहेंगे कि इनकी बॉडी में रूट, शूट एंड लीव्स जो होंगी वो पाई जाएंगी. इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं. इसके अलावा यहाँ पे हम कहेंगे कि इनको और क्या कहा गया है. अगर हम इनको ऑल्टरनेटिव नेम्स की बात करें तो इनको बोटैनिकल स्नेक्स की कैटेगरी में रखा गया है. बोटैनिकल स्नेक्स. बोटैनिकल रेफर्स फ्रॉम प्लांट्स, है ना. बोटैनिकल रेफर्स टू द प्लांट्स एंड स्नेक्स, यस, स्नेक्स रेफर्स टू द रेप्टाइल्स. यस, रेप्टाइल्स. इनको यहाँ पे रेप्टाइल्स क्यों कहा गया, बोटैनिकल स्नेक क्यों कहा गया? थोड़ा सा कंसिडर कीजिए. जब हम पढ़ते हैं अबाउट द फाइलम तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एम्फीबिया जो होते हैं, एम्फीबियंस के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है कौन सी? एम्फीबिया के बाद आती है रेप्टाइल्स की, है ना. और यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में तो आप देखते हो सबसे पहले एल्गी आ गया, ठीक है. एल्गी के बाद फंजाई को छोड़ के देन आ गया ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में आप देख रहे हो एल्गी पानी में रहती है. जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो उनको पानी की जरूरत पड़ती है. और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? जब ब्रायोफाइट्स को भी हम एम्फीबियंस बोलते हैं, और रेप्टाइल्स आए हैं यहाँ पे एनिमल्स के केस में एम्फीबियंस के बाद, और यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बाद आए हैं कौन? टेरिडोफाइट्स. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बिकॉज रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के बाद आते हैं और फर्स्ट लैंड एनिमल्स होते हैं, लैंड एनिमल्स. इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट लैंड प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स को हमने बोटैनिकल स्नेक कहा. मीन्स हमने नहीं, कुछ साइंटिस्ट ने इनको अल्टरनेटिव नेम में बोटैनिकल स्नेक भी कहा. ओके, आई होप आपको इस चीज समझ में आ रही है. नाउ अब आते हैं आगे चीजों पर. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको और क्या चीजों में हमें जानना है कि इनको क्या बोला गया. अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे जब टेरिडोफाइट्स हम पढ़ रहे हैं तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो
एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, हम यहाँ पे एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस इनके अंदर होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। दैट मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि एम्ब्रियो बनता है, और हमें पता है कि एम्ब्रियो किससे बनता है, हमेशा एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करता है कौन, जाइगोट। दैट इज जाइगोट डेवलप होता है, डिवाइड करता है और बनाता है क्या, एम्ब्रियो। ओके, तो ये एक बात हुई। और एक चीज यहाँ पे आपको जानने की जरूरी है, अगर मैं बात करूं कि टेरिडोफाइट्स की एज क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर आपसे बात की जाए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अगर बात की जाए तो टेरिडोफाइट की एज कौन सी होती है, तो आप बोलोगे साइल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा। ओके, ये जो इरा है, इस इरा का ये जो पीरियड है साइल्यूरियन पीरियड, इस पीरियड में टेरिडोफाइट्स, इस पीरियड को बोला गया है एज ऑफ टेरिडोफाइट, एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्यों? बिकॉज इस इरा के इस पीरियड में टेरिडोफाइट्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे, मतलब डेवलप्ड होने से मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में थे। ओके, तो एज ऑफ टेरिडोफाइट्स हमने इसलिए बोला है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो ऐसी टाइम स्केल है, लाइक यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सदियों से, बहुत सालों से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब तो एंजियोस्पर्म्स इतने ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत तो हल्की से हुई है ना, और डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही है। तो यहाँ पे इन इराज के थ्रू उन डेवलपमेंट्स को दिखाया गया है। इन इराज के थ्रू हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इरा में, कि कौन से इरा में किस चीज को इवोल्व हुआ है, किस चीज का इवोल्यूशन हुआ है, उस चीज के थ्रू उसको रखा गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिडोफाइट्स कहाँ पे आएंगे, तो आप बोलोगे साइल्यूरियन पीरियड, जो कि पैलियोजोइक इरा में आता है, वो भी लेट पैलियोजोइक इरा। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करूं, दैट इज जब पैलियोजोइक इरा खत्म होने वाला था, उस टाइम पे, उसके खत्म होने से कुछ टाइम पहले जो एज थी, जो पीरियड था, वो एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कहलाती है। ठीक है, so these were some basic points related to some alternative names and some basic characteristics which belong to the pteridophytes. Okay, मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के। जैसे मैंने बोला कि उनमें स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो किस किस तरह से क्या क्या चीजें हैं हम उनकी बातें करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब देखो, ये तो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हमें जब भी ये चीजें पढ़नी होती है ना, तो अभी तक हम थैलोइड बॉडी पढ़ रहे थे, तो हमें इतना ज्यादा नहीं देखना था। अब हमें ये सब चीजें पढ़नी होंगी, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे जैसे हम टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नो पढ़ेंगे, देन एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब है कि फंक्शंस बढ़ेंगे, बॉडी में पार्ट्स बढ़ेंगे। दैट इज कि यहाँ से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रही है, स्टेम रूट लीव्स की शुरुआत हो रही है, बनना शुरू हो रहे हैं। जैसे पीछे ब्रायोफाइट्स में वो स्टेम लाइक, रूट लाइक और सॉरी लीव लाइक थे, यहाँ पे वो एक्चुअल में बन चुके हैं। तो जब हमें ये पढ़ना होता है तो शुरुआत करते हैं हम उन्हीं के पार्ट से। तो हमें जब भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी में लिखनी होती है, तो हम क्या करें, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। केवल हमें पता है कि स्टेम, लीफ और जो रूट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, तो हम उन्हीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे रूट्स की बात करते हैं, यहाँ पे रूट्स कैसी रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको जानने की क्या जरूरत है वो देखिए। रूट्स में क्या होगा, यहाँ पे दो तरह की रूट होंगी, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स। तो अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो प्राइमरी रूट्स होंगी, प्राइमरी रूट्स कौन सी होती है, टैप रूट्स, जो सिंपल होती है। तो ये जो प्राइमरी रूट्स होती हैं,
ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। सॉरी। और अगर मैं सेकेंडरी रूट्स की बात करूं, या फिर मैं इनको बोल देती हूँ एक तरह से एडवेंटिशियस रूट्स, यानी जो टैप रूट से लेटरली निकली हुई होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती हैं, आगे एडवांसमेंट करती हैं, तो वो एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो रूट्स होती हैं ये कैसी होती है, यहाँ पे परमानेंट होती हैं। ठीक है, ये होती है परमानेंट रूट्स। ओके, तो आपको यहाँ पे रूट्स के लिए केवल इतनी बात रखनी, याद अपने ध्यान में, अपने माइंड में याद रखनी, इतनी ही बात रूट के रिलेटेड इनफ है। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो आती है बात कि यहाँ पे जो लीव होती हैं वो कैसी होती हैं। लीव्स भी तो होती हैं। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे क्या होती है, लीव्स। चलो एक मिनट रुको। हाँ जी, जब हम लीव्स की बात करते हैं, तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको दो तरह की लीव्स देखने को मिलती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। ओके, टू टाइप्स ऑफ लीव्स। द टाइप ऑफ लीव्स आर, एक होती है माइक्रोफिल और दूसरा होता है मेगाफिल्स। जैसा कि इनका नाम बता रहे हैं, ठीक है, माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। अब इधर देखिए, ये जो माइक्रोफिल्स होती हैं, नाम से पता लग रहा है माइक्रो मीन्स छोटा, मेगा मीन्स बड़ा। इट मीन्स माइक्रोफिल्स जो होती हैं वो वाली लीव्स होती हैं जो साइज में कैसी होती है, छोटी, स्मॉल। अब स्मॉल है तो सिंपल भी होंगी। सिंपल है इट मीन्स हम इस तरह से लेते हैं कि इनके अंदर सिंगल वेन होती है। ठीक है, सिंगल वेन। ओके, और हम कह सकते हैं लेटरल लीव्स नहीं होंगी, या लेटरल बर्ड्स टाइप्स कुछ भी नहीं होगा, नो लेटरल बर्ड्स और नो लेटरल लीव्स। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक स्पेशलिटी हम कह सकते हैं कि लीफ गैप्स भी नहीं होते हैं, नो लीफ गैप्स। लेकिन जब मैं बात करूं मेगाफिल्स की, सो दिस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ माइक्रोफिल्स। तो आप देखो यहाँ पे क्या ऑपोजिट हो सकता है, आप अपने आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे मेगाफिल्स की बात की जाए तो मेगा रिप्रेजेंट्स लार्ज। सिंपल है यहाँ पे कंपाउंड होंगे। कंपाउंड में क्या आ जाती है, पिन्नेट लीव्स आ जाती हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लेटरल लीव्स आ जाती हैं। ओके, सिंगल वेन नहीं होंगी यहाँ पे, बहुत सारी मिड रिब्स होंगी। यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे मिड रिब्स होंगी, लेटरल वेन्स हम कह सकते हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा लेटरल बर्ड्स भी होंगी और इसके अलावा लीफ गैप्स भी यहाँ पे पाए जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम सब कुछ मालूम है, लेकिन ये लीफ गैप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं एग्जाम्पल के बारे में। अगर हम माइक्रोफिल्स की बात करें कि माइक्रोफिल्स में कौन आती है, माइक्रोफिल्स के एग्जाम्पल और मेगाफिल्स के एग्जाम्पल। आपकी स्क्रीन कट तो नहीं रही है ना, एक मिनट रुक जाइए, मैं स्क्रीन सेट कर दूं, कहीं आपकी स्क्रीन कटी हुई ना हो गलती से भी। अब नहीं होनी चाहिए, यस, आई थिंक इट विल बी ओके। ओके, सो दिस इज मेगाफिल। ठीक है, ये है माइक्रोफिल लीव्स और ये है मेगाफिल लीव्स। तो माइक्रोफिल लीव का जो एग्जाम्पल रहेगा, माइक्रोफिल क्या होती है, स्मॉल। माइक्रो से आप स्मॉल याद रखते हो, तो माइक्रो मीन स्मॉल, और स्मॉल एस फॉर स्मॉल और एस फॉर सिलेजिनेला, आप इस तरह से याद रख सकते हो। एस फॉर स्मॉल, एस फॉर सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में आप क्या याद रख सकते हो इसके अलावा, इक्विसिटम। ठीक है, आप ये दो एग्जाम्पल माइक्रोफिल्स के लिए याद रखिएगा। मेगाफिल्स के लिए आप याद रख सकते हैं फर्न्स और टेरेस। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल फॉर मेगाफिल्स, मेगाफिल लीव्स। ठीक है, चलो
अब आपको मैं दिखाती हूँ कि माइक्रोफिल लीफ क्या है और मेगाफिल लीफ क्या है। इसके अलावा आपको लीफ कैप के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा मैं आपको इसके लिए डायरेक्ट आपको दिखाऊं कि क्या होती हैं ये चीजें। तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, आपको मैं डायरेक्ट दिखाती हूँ। आपको स्क्रीन विजिबल रहेगी और जो मैं अपनी स्क्रीन पे करूंगी वो भी आपको दिखाई देगा। ओके, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे खोल के रखा था आपके लिए मेगाफिल और माइक्रोफिल। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप, होपफुली ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा, पहले आप ये वाली फिगर देखिए, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे आप देखिए। मैं यहाँ पे आपको पेन से मार्क करके नहीं दिखा सकती हूँ, तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। इधर आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ठीक है, 1 मिनट में चेक भी कर लेती हूँ। हाँ, दिखाई दे रही है। चलो इधर देखिए, आपको मैंने क्या बताया, मेगाफिल लीव्स और माइक्रोफिल लीव्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेगाफिल, मेरी फिंगर यहाँ पे आप देखिए, कर्सर कहाँ पे है, ये मेगाफिल और ये माइक्रोफिल। और ये दोनों ही कैसी है, वस्क्यूलर है। लीव्स की बात हो रही है, वस्क्यूलर है। ओके, वस्क्यूलर बंडल लीफ रूट स्टेम सब में प्रेजेंट होंगे, ट्रू है क्योंकि वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले माइक्रोफिल की तरफ देखिए। ये वाली जो आपको सबसे ऊपर फिगर जहाँ पे मैंने कर्सर राउंड राउंड किया है, मूव किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लीव देखिए किस तरह की दिखाई गई है, केवल एक मिड वेन दिखाई गई है, सिंगल मिड वेन। ठीक है, क्योंकि ये लीव कैसी है, सिंगल लीव है। ठीक है, यहाँ पे कोई गुच्छा नहीं होगा, कोई क्लम्प नहीं होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे लीव का पैटर्न सिंपल है और उनमें केवल सिंगल मिड रिप है। ठीक है, कोई लीव गैप, अभी लीव गैप भी आपको समझ में आएगा। पहले आप इधर देखिए, अब वस्क्यूलर में और मेगाफिल्स में देखिए। मेगाफिल्स में आपको क्या दिखाया कि लीव जो होगी वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल में कैसे होगी, आप देखोगे कि यहाँ पे मिड रिप के साथ आपको लेटरल वेन देखने को मिलेंगे। मैंने क्या कहा था कि सिंपल में यहाँ पे आपको लेटरल वेन नहीं देखने को मिलेगी जब हम माइक्रोफिल की बात करेंगे। लेकिन मेगाफिल जो होगी वो कॉम्प्लेक्स रहेगी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मिड वेन के साथ लेटरल वेन्स भी आपको देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो स्टेम से लीव को कनेक्ट करता है। ठीक है, और जब मैं कंपाउंड की बात करती हूँ तो कंपाउंड में पिन्नेटली कंपाउंड होती है। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लीव्स जो होंगी वो लेटरली अरेंज्ड भी होंगी। ठीक है, लेटरल लीव्स भी अरेंज होंगी, यहाँ पे तो आप नहीं देख रहे थे ऐसा। ठीक है, सो कंपाउंड, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लीफलेट्स भी आ जाएंगी। रेचेस क्या हो रही है, रेचेस उस स्टेम को बोल रहे हैं हम। ओके, और यहाँ पे जो मेन स्टेम है उसको रेचेस बोल रहे हैं। और पेट्यूल आपको वही पार्ट जो आपको स्टेम से कनेक्ट करता है, आपको नहीं, लीफ को। ओके, ठीक है। तो ये है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। यानी कंपाउंड लीफ होगी जो मेगा फिल होगी और सिंपल लीफ होगी माइक्रोफिल। अब आपको एक बात यहाँ पे जानने की जरूरत क्या है कि लीफ गैप्स क्या होते हैं। तो लीफ गैप्स के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए, तो आप देखोगे, जब यहाँ पे आप देखोगे, आपको शायद इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मैं बस आपको इस फिगर पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर से एक बार्क दिखाई दे रही है, यहाँ से पेटियोल और ये लीफ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो। तो होता क्या है, हम लीफ को अगर हम कट करेंगे, सी क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज एक बार्क है, एक स्टेम है और वहां पे ब्रांचिंग है। ठीक है, स्टेम में ब्रांचिंग है, उस ब्रांचिंग से जब लीफ बन रही है, तो अगर जब वो लीफ बन रही है, लीफ जब बन रही है तो वहां पे अगर वो वस्क्यूलर बंडल पे थोड़ा सा कट पड़ जाए, अगर लीफ के बनने के दौरान जो स्टेम का या स्टेम का वस्क्यूलर बंडल है वहां पे थोड़ा सा कट पड़ जाए, तो ये लीफ जो होगी वो स्टेम के बनाने के बीच में गैप बना लेगी। छोटा सा वहां पे कट आ जाएगा, वो कट एक गैप की तरह काम करेगा, उसी को हम लीफ गैप बोलेंगे। और इन केस अगर वहां पे वस्क्यूलर बंडल पे बनने के दौरान, लीफ के बनने के दौरान कोई भी कट नहीं आया है, तो सिंपली ये जो लीफ होगी वो बन जाएगी और यहाँ पे कोई कट नहीं रहेगा वस्क्यूलर बंडल पे, और हम कहेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गैप नहीं आया, दैट इज देयर इज नो लीफ गैप।
और अगर कोई लीफ गैप नहीं है दैट मीन्स वो किस तरह की लीफ है, वो माइक्रोफिलस लीफ है, बिकॉज माइक्रोफिलस लीफ सिंपल लीफ होती है और वहां पे किसी तरह का कोई लीफ गैप नहीं होता है। जबकि अगर मैं बात करूं मेगाफिलस लीफ की, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि मेगाफिलस लीफ में क्या हो रहा है, मेगाफिलस लीफ में लीफ गैप होता है। मेगाफिलस लीफ में लीफ गैप होता है। लीफ गैप होने का मतलब कि वस्कुलर बंडल पे कट आया है लीफ के बनने के दौरान, वस्कुलर बंडल पे कट आया है ना, लीफ के बनने के दौरान। और अगर नहीं आया है दैट मीन्स लीफ गैप नहीं है, दैट मीन्स कि वो माइक्रोफिलस लीफ है। आई होप आपको ये माइक्रोफिलस और मेगाफिलस के एग्जाम्पल के साथ ये होती कैसी लीफ है और क्या होता है इनके अंदर वो सब समझ में आया होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लीव्स। ठीक है, ये हुई सारी बात लीव्स की। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, हमने लीव्स की बात की, हमने रूट की बात की। अगर मैं बात करूं अब स्टेम की, ठीक है, अगर अब मैं बात करूं आपके सामने स्टेम की, स्टेम कैसी होती है, तो स्टेम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है, ब्रांच्ड स्टेम है, यानी स्टेम में ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम जब तक ब्रायोफाइट्स पढ़ते थे तो हम एक टर्म यूज करते थे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। क्या यूज करते थे, डाइकोटोमसली ब्रांच, जिसमें हम देखते थे कि मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मतलब हम ये देखते थे ये इस तरह का अरेंजमेंट हम देखते थे, ये है डाइकोटोमसली ब्रांच अरेंजमेंट। ठीक है, जबकि जब मैं दूसरी टर्म यूज करती हूँ टेरिडोफाइट्स के केस में डाइकोटोमस ब्रांच्ड भी होते हैं स्टेम, और इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेम होती है वो मोनोपोडियल होती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग शो करती है। See, there are two types of branching, मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल। यहाँ पे मोनोपोडियल की होती है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग में क्या होता है कि जो मेन स्टेम होती है, समझिएगा, जो मेन स्टेम होती है वो एज अ सेंट्रल स्टेम, सेंट्रल एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहती है, और जिसके लेटरल पार्ट होते हैं वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, दैट मीन्स वो रिसेसिव रोल प्ले करते हैं। जबकि ये जो सेंट्रल ब्रांच होती है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है, इट ग्रोज कंटिन्यूअसली। ठीक है, जबकि अगर ये तो हुई मोनोपोडियल, और अगर मैं सिम्पोडियल की बात करूं, सिम्पोडियल में क्या होता है कि ये जो मैं कह सकती हूँ कि ये जो टर्मिनल बर्ड है, टर्मिनल बर्ड यानी यहाँ पे रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेटरल वाली होती है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, इन्हीं पे इस तरह से ब्रांचिंग चलती रहती है। यानी कि जो सेंट्रल वाली होती है, जो मेन एक्सेस होती है, जो मोनोपोडियल के अंदर जो सेंट्रल एक्सिस मेन एक्सिस की तरह काम करती है वो सिम्पोडियल में नहीं होती, जबकि यहाँ पे लेटरल एक्सिस जो होती है वही सेंटर की तरह काम करती है। लेटरल वाली जो है वो मेन एक्सिस यानी मेन एक्सिस की तरह काम करती है। ठीक है, मोनोपोडियल में जो मेन एक्सिस होती है, जो सेंट्रल एक्सिस होती है वही मेन एक्सिस होती है, जबकि जो लेटरल वाली होती है वो सबऑर्डिनेट्स होती है। जबकि अगर मैं यहाँ पे सिम्पोडियल की बात करूं तो सिम्पोडियल के अंदर जो मेन एक्सिस होती है वो सेंट्रल एक्सिस नहीं होती, और कौन होती है, मेन एक्सिस की तरह कौन काम करते हैं, जो लेटरल एक्सिस होती है वही मेन एक्सिस की तरह काम करती है, दैट इज लेटरल ब्रांचेस ही लेटरल एक्सिस का काम करती है। तो स्टेम की रही ये बात। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हुई किस किस के बारे में, रूट, लीव्स और स्टेम के बारे में। देखिए पहले आपको समझ में आई है या नहीं, सारी बातें हमने सब चीजें अच्छे से डिस्कस की है, आप देख सकते हैं एक एक चीज को मैंने अच्छे से मेंशन किया है आज, है ना। देखिए, तो ये वाली कुछ बातें हुई। अब आपको पता होना चाहिए दूसरी चीजें। चलिए अब इससे थोड़ा आगे आते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहली बात, हम अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स, तो अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वहां पे मेन प्लांट बॉडी कैसी होती थी, ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइटिक होती थी। क्यों कहा हमने गैमीटोफाइटिक, बिकॉज वहां पे जो गैमीटोफाइटिक फेज होता था
वो कैसा होता था, डोमिनेंट फेज होता था। डोमिनेंट फेज कौन सा होता था, गैमेटोफाइटिक फेज। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पे टेरिडोफाइट्स की, तो इन टेरिडोफाइट्स क्या होता है, इन टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट फेज जो होता है वो कौन सा होता है, डोमिनेंट फेज is sporophytic. That is, sporophytic phase is the dominant phase in case of pteridophyte. ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज। तो हम क्या बोलेंगे कि टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है वहां पे स्पोरोफिटिक। इतनी चीजें समझ में आती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। अच्छा, अब हमने एक चीज तो जानी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। इसके अलावा जैसे हम एल्गी ब्रायोफाइट्स में देखते हैं कि वो होते हैं एल्गी जैसे एक्वेटिक होती है लेकिन वो अदर हैबिटेट में भी पाई जाती है। इसी तरह टेरिडोफाइट्स की अगर बात की जाए तो टेरिडोफाइट्स वैसे तो मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिलते हैं। सो टेरिडोफाइट्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं हमें देखने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं, चार, आपको चार नाम याद रखने हैं। तो चार नाम किस तरह से याद रखिएगा, एम्स, AIMS, इस तरह से आप चार नाम याद रखिएगा फॉर द मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट्स विच आर एक्वेटिक। A for Azolla, I for Isoetes, M for Marsilia, and S for, of course, Selaginella. So these are the four members of टेरिडोफाइट्स जो क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट पजेस करते हैं। ठीक है, तो ये वाली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको भी ध्यान में रखिए। तो अभी तक हम हैबिटेट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम स्टेम रूट लीव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम उनके ऑल्टरनेटिव नेम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जब हमने स्टेम रूट लीव्स की बात कर ही ली है तो स्टेम रूट लीव्स आई किसकी वजह से, क्यों अगर स्टेम रूट लीव्स ट्रू है तो उसकी वजह से क्या आएगा, वहां पे हम कहेंगे कि वहां पे वस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। क्या रहेंगे, वस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब बात करते हैं वस्क्यूलर बंडल्स की। तो हमें पता है वस्क्यूलर बंडल्स जो हैं वो किन किन को मिला के बनते हैं, वस्क्यूलर बंडल्स मिला के बनते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक चीज देखिएगा, हमने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले वस्क्यूलर बंडल देखने को मिले, सही बात है, लेकिन एडवांसमेंट इतना नहीं बढ़ा था, अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हमें पता है नॉर्मली कि जो वस्क्यूलर बंडल जाइलम फ्लोएम होते हैं उनके पास अपने अपने चार चार कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम में ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसी तरह फ्लोएम में सीव ट्यूब, सीव सेल, सीव पेरेन्काइमा, सीव फाइबर्स। ठीक है, सॉरी, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, इस तरह से चीजें होती हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं फ्लोएम के अंदर और जाइलम के अंदर, तो यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है उन चीजों की, तो इसीलिए यहाँ पे हर चीज नहीं मिलेगी, हर कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा वो देखिए, जब हम वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो जाइलम के अंदर यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ट्रैकीड्स, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, केवल ट्रैकीड्स देखने को मिलते हैं जाइलम के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोएम के केस में, तो फ्लोएम के केस में हमें यहाँ पे मिलते हैं सीव सेल्स और उनके साथ क्या मिलता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है इन केस ऑफ वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स के रूप में। अगर मैं बात करूं यहीं पे सीव सेल्स, ये तो है वस्कुलर बंडल्स इन टेरिडोफाइट्स, लेकिन जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के केस में, तो एंजियोस्पर्म्स के केस में सीव सेल्स जो होते हैं वो सीव ट्यूब्स कहलाते हैं। ठीक है, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये चार कंपोनेंट होते हैं। तो
एंजियोस्पर्म्स के केस में सीव सेल्स की जगह सीव ट्यूब्स आ जाती हैं। ओके, तो ये चीज आपको मालूम हो गई। तो इतनी चीज हुई वस्कुलर बंडल के केस में। अब आपको एक चीज और जाननी है। अब यहाँ पे क्या आपको जानने की जरूरत है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। बोलो मैम सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सी, दो तरह की ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ होती है वो जो कि लेंथ में ग्रो कराए, जो प्लांट की लेंथ को ग्रो कराए। जब प्लांट लेंथ में ग्रो होता है तो वो ग्रो उस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब लेंथ की जगह प्लांट की विड्थ में, उसकी गिर्थ में, उसकी डायामीटर में ग्रोथ होती है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ किसके लिए होती है? गिर्थ, विड्थ या फिर डायामीटर। हम कह सकते हैं कि जब प्लांट की गिर्थ, विड्थ या फिर डायामीटर ग्रो करे तो वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम की वजह से। किसकी वजह से? कैम्बियम की वजह से। और अगर कैम्बियम नहीं होगा दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इट मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ को होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कैम्बियम। तो यहाँ पे इनके स्टील में, टेरिडोफाइट्स में जो वस्कुलर बंडल होते हैं, उन वस्कुलर बंडल के स्टीलर सिस्टम में कैम्बियम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। अब आप देखिए खुद ही कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी दैट मीन्स अगर विड्थ में प्लांट नहीं बढ़ेगा, तो इससे हम क्या जानेंगे? इससे हम ये जानेंगे कि यहाँ पे जो आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं वो ज्यादा मोटे नहीं होते, यानी उनकी जो बार्क होती है, उनकी जो स्टेम होती है वो ज्यादा थिक नहीं होती है ना, वो पतले होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी डायमीटर ही ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो क्या हो? पतले होंगे, है ना। तो ये वाली चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब पॉइंट आता है मैम कैम्बियम क्या होता है? अपनी स्टीलर सिस्टम का नाम लिया, स्टीलर सिस्टम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके लिए अलग से एक टॉपिक आता है स्टीलर सिस्टम, वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप कुछ इस तरह से चीजों को समझिए जो मैं आपको बताऊंगी। स्टीलर सिस्टम क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स में हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो स्टीलर सिस्टम में क्या होता है? जब भी आप किसी प्लांट को, आप उसको जब उसके लेटरल सेक्शंस को काटते हैं, एलएस करेंगे जब हम उसका, तो आप क्या देखोगे? सॉरी, टीएस देखेंगे। तो आपको किस तरह से देखने को मिलेगा चीजें? आप इधर से देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा आप मेरी ड्राइंग को अवॉइड कीजिएगा। ओके ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक इट ऑल फॉर यू। ओके, जब आप किसी भी प्लांट के लीव टिश्यू वगैरह का, लीव स्टेम्स का आप टीएस देखते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले आपको एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आपको देखने को मिलता है कॉर्टेक्स। ठीक है, अलग अलग पेन से बना दीजिए। कॉर्टेक्स के बाद जो इनर लेयर आपको देखने को मिलेगी वो होती है एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस के बाद आप एक लेयर और देखोगे, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल। फिर पेरिसाइकल के बाद जो नई लेयर होती है, पेरिसाइकल के बाद जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। और फ्लोएम के अंदर अरेंज होता है दूसरा वस्कुलर बंडल जिसको हम कहते हैं जाइलम। और जाइलम के अंदर की तरफ जब हम देखेंगे एकदम सेंटर में, तो हमें देखने को मिलता है पिथ। ये एक टीएस हम कहेंगे जब भी हम किसी वस्कुलर बंडल को देखेंगे, मतलब वस्कुलर बंडल को बोल रही हूँ, जब भी हम किसी भी लीव स्टेम रूट का हम टीएस कट करेंगे तो हमें इस तरह का कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक सपोज ये है जाइलम, और जाइलम के बाद यहाँ पे है, हम देख सकते हैं सपोज ये है फ्लोएम।
तो ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, कई बार इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या काम करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। तो जब जाइलम और फ्लोएम के बीच वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ये जो सेल्स हैं सॉरी, ये जो सेल्स हैं ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये सेल्स ही यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये कैम्बियम के पास होते हैं, और ये वाले सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये ग्रो करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे डिवीजन होता रहेगा, तो जब यहाँ डिवीजन हो रहा है तो हमेशा जब सेल्स बन रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे गिर्थ, जब ये सेंटर का पार्ट है तो यहाँ पे इसकी गिर्थ भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा सेल्स को बनने के लिए, ठीक है। और अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाला पार्ट ही, कैम्बियम पार्ट ही नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सेल्स नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब उसकी गिर्थ में, उसके विड्थ में, उसके डायमीटर में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस नहीं कर रही है। So this was all about stellar system for now, or we can say cambium or secondary growth for now, ठीक है। So this was all about cambium growth for now. Now यहाँ पे हमने वस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ लिया। अब हमने सारी चीजें देखी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देख ली। अब हमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट देखनी है वो होती है क्या, कि ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है कई बार क्या होता है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में ना कुछ लीफ लाइक अपेंडेज होती है। ये जो लीफ लाइक अपेंडेज होती हैं ये फर्दर डेवलप करती हैं, और डेवलप करके क्या बनाती हैं, क्या होती हैं, डेवलप करके ये क्या बनाती हैं, स्पोरोफिल्स। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इनमें कुछ लीफ लाइक अपेंडेज होती है जो कि डेवलप करती हैं, और डेवलप करके स्पोरोफिल बनाती है। अब स्पोरोफिल से आप क्या समझते हो, सी स्पोरो से आप क्या समझते हो, स्पोर आता है स्पोरोटर्म से, और फिल होता है समथिंग लाइक कि किसी चीज के अंदर, हम इसको एज अ एज हाउस, हम इसको ऐसा हाउस कंसिडर कर सकते हैं। हाउस क्या होता है, जिसके अंदर हम रहते हैं। इट मीन्स यहाँ पे स्पोरोफिल क्या है, स्पोरोफिल जो है ऐसा हाउस है, फिल यानी स्पोर जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्या हो सकता है कि इसमें क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से कई बार तो हम देख सकते हैं कि स्पोर किस किस तरह से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं। लाइक अगर मैं स्पोर की बात करूं तो हमें पता है स्पोर हमेशा किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया होता है वो किसमें होता है, अभी मैंने बताया स्पोरोफिल में। तो सबसे पहले स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल वो जगह यहाँ पे स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो कई बार स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस मिलती हैं, जहाँ पे स्पोरोफिल्स होते हैं वहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कई बार आप क्या देखोगे कि कुछ स्पाइक, फर्टाइल स्पाइक हम कह सकते हैं, फर्टाइल स्पाइक। ये जो फर्टाइल स्पाइक में क्या होगा कि एक स्टेम होगा, ठीक है। ये स्टेम क्या होगी, फर्टाइल होगी, और यहाँ पे आपको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ स्वॉलन स्ट्रक्चर मिलेंगे। स्वॉलन स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलर, या फिर स्ट्रोबिलस कह सकते हैं, या फिर हम कोन कह सकते हैं इनको, ठीक है। मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग होते हैं, हेटेरो और होमो पे बेस्ड होके, ठीक है। कुछ केस में ऐसे यहाँ पे इनके अंदर स्पोर्स होते हैं। अगर मैं एक्वेटिक की बात करूं तो एक्वेटिक स्पीशीज जिसमें हमने एम्स पढ़ा था, अजोला, आइसोइड्स, है ना, और मार्सिलिया सिलेजिनेला। तो एक्वेटिक
स्पीशीज या एक्वेटिक मेंबर्स के केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे स्पोरोकार्प होते हैं। ये जो स्पोरोकार्प होती हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि तीन तरह से हम देख सकते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये और ये, कि यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस हो सकते हैं तीन जगह पे। इस तरह से अलग अलग केसेस में ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि स्पोरेंजिया जरूर मिलेगा, मेल स्पोरेंजिया, फीमेल स्पोरेंजिया, है ना। ओके, तो ये वाली बात है, स्पोर प्रोड्यूस देख लिया। अब स्पोरेंजिया की बात छिड़ी है, तो स्पोरेंजिया में भी हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया किस तरह से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। सी, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के दो तरीके हैं। एक होता है यू स्पोरेंजिए और एक होता है लेप्टो स्पोरेंजिएट। हमें पता है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होने का रिजल्ट क्या रहेगा या प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमें पता है स्पोरेंजिया बनेगा तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, स्पोर। हमेशा इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, स्पोर बनेगा। लेकिन स्पोर को बनाने के लिए स्पोरेंजिया का बनना जरूरी है, और स्पोरेंजिया को बनाने के लिए कोई ना कोई सेल तो इनिशिएशन करेगा ना, है ना। कोई ना कोई सेल तो इनिशिएशन करेगा, इनिशिएट करेगा। तो अब यहीं पे इसी से रिलेटेड बात है कि अगर स्पोरेंजिया को बनाने के लिए जो सेल है, अगर सिंगल सेल फॉर्मेशन करता है, अगर स्पोरेंजिया सिंगल सेल से बनता है, अगर स्पोरेंजिया को बनाने में सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस तरह के हम स्पोरेंजिया डेवलपमेंट को बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। यहाँ पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोरेंजिया फॉर्मेशन takes place due to single cell। अगर सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। वहीं पे अगर मैं कहूं कि मल्टीपल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ sporangia, many cells are responsible, or we can say group of cells। okay, many cells या फिर group of cells, many cells या group of cells are taking role or taking in function for the formation of sporangia, then such a type of development of sporangia is known as eusporangiate type। or we can say eusporangiate type of eusporangiate type of development। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर होती है। अब एक चीज देखिए कैसे याद रखा जाए, eusporangiate और दूसरा है leptosporangiate। ठीक है, तो यहां से याद रखिए यू मीन्स ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा ये ट्रिकी आप मैनर में मान लो कि ये सिर्फ एक तरीका है कि आप इससे कंफ्यूज ना हो के सिंपली याद रख सकते हो कि यूस्पोरेंजिएट में क्या होगा और लेप्टो में क्या होगा, बिकॉज कई बार ये चीजें कंफ्यूज कर देती है हमें। तो याद रखिए यू मतलब ट्रू, इट मीन्स ट्रू कौन सा स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया सिंगल सेल। हम ना थोड़ा सा अपना माइंड में इस तरह से अपना हाइपोथेटिकल इल्यूजन कर लेते हैं कि भाई यूस्पोरेंजिया तो इतना बड़ा होता है, उसके अंदर इतने सारे स्पोर्स होते हैं, तो वो एक सेल से थोड़ी बनेगा। सही तो वो होगा जो बहुत सारे सेल से बनेगा, तो वही वाला सही होगा, वही वाला अच्छा होगा। तो यू यानी ट्रू, जो अच्छे वाला होगा, तो वो मैनी सेल से बनेगा, बहुत सारे सेल्स मिलके जब बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे तभी तो अच्छा काम करेंगे। तो जो अच्छा होगा, जो ट्रू होगा, वो मैनी सेल्स से मिलके बनेगा, मैनी सेल्स से बनेगा, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स से जो बनेगा वो कैसा होगा, ट्रू होगा, यानी यू होगा। ठीक है, मैनी सेल्स से जो बनेगा। वहीं
अगर मैं बात करूं लेप्टो की तो हमें पता है कि कैसे बनेगा वो एक सिंगल सेल से बनेगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखिए, ये तो हुई एक ट्रिक की बात। एक मिनट, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जब सेल बहुत सारे सेल डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किस तरह से करेंगे, वो ना दो लेयर्स बना देते हैं, इनर और आउटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इनर लेयर बन जाती है और एक आउटर लेयर बन जाती है। तो यहाँ पे जो जो इनर लेयर होती है यही स्पोरोजिनस मदर सेल की तरह बिहेव करती है। इनर लेयर, ये इनर लेयर, ये आउटर लेयर। सो ये जो इनर लेयर है ये स्पोरोजिनस मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, और स्पोरोजिनस मदर सेल की तरह जब ये बिहेव करेगी तो ये जब डिफ्रेंशिएट करेगी, ये जब डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। जबकि और ये जो स्पोर्स होंगे, क्योंकि ये मैनी सेल्स है तो यहाँ पे इनडेफिनेट स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर मैं बात करूं लेप्टोस्पोरेंजिएट के केस की, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में तो सिंगल सेल काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी डिवीजन इनर और आउटर का ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आउटर लेयर होगी ये स्पोरोजिनस मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, और स्पोरोजिनस मदर सेल की तरह बिहेव करके डिवाइड करेगी, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, लेकिन डेफिनिट। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, कैसे है। ओके, एक मिनट, इधर देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो रही होगी अच्छे से। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं और आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, मैंने काफी मेंटेन किया है आज लेक्चर में। कैसे मेंटेन किया आप देख सकते हैं, मैंने राइटिंग पे मैंने नोट्स को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की है ताकि मैं अच्छे से थोड़ा सा कर सकूं चीज। ठीक है, चलो, तो ये है यूस्पोरेंजिएट टाइप और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। अब एक चीज देखिएगा, ये स्पोर्स हमारे बन चुके हैं, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। अब एक चीज ध्यान पे आपको याद रखनी है, जो स्पोर्स बने हैं हमारे पास, जो स्पोर्स बने हैं वो स्पोर्स कैसे हैं। हमारे पास दो तरह के स्पोर्स आ सकते हैं, एक होते हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोर्स, और एक होते हैं हेट्रोस्पोर्स। ठीक है, दो तरह के स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स। जब सारे स्पोर्स सेम साइज के होते हैं, सेम तरह के होते हैं, सेम साइज के होते हैं, तो वो होमोस्पोर्स होते हैं, और हेट्रोस्पोर्स में डिफरेंस शो करते हैं वो आपस में। तो आपको एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे कि हेट्रोस्पोरी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। छोटा सा ही पॉइंट है हेट्रोस्पोरी, हमें पता लग गया डिफरेंट स्पोर जब बनता है तो हेट्रोस्पोरी होता है। अब आपको होमोस्पोर हेट्रोस्पोर सब साथ में याद रखने की जरूरत नहीं है। हेट्रोस्पोर्स में आपको याद रखना है केवल और केवल 8 मेंबर्स ऐसे होते हैं, कितने, 8 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। रेस्ट आपको बाकी जितने भी मेंबर्स उनके अलावा दिखाई दें, आप कहेंगे कि ये हेट्रोस्पोरस नहीं, ये होमोस्पोरस है। ठीक है, तो आपको केवल उन 8 मेंबर्स का नाम याद रखना है। इन 8 मेंबर्स के अलावा आपको जितनी मेंबर्स दिखाई दिए आप उनको होमोस्पोर्स कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इन 8 को छोड़ के रेस्ट ऑल सारे के सारे होमोस्पोर्स हैं। तो आपको होमोस्पोर्स के नाम ना याद रख के केवल इन 8 जो आपके पास मेंबर्स में लिख पा रही हूँ उनको याद कीजिए, वो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। तो आपका काम इजी हो जाएगा, आपको एलिमिनेट करने में आसान रहेगा एग्जाम के अंदर। तो आप कुछ इस तरह से इनको कर सकते हैं, जिनमें हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि एस से बनने वाले जो मेंबर्स हैं वो 3 टाइम्स आते हैं, जिसमें आपके पास आता है एक सिलेजिनेला,
एक आता है सल्विनिया, ठीक है, सिलेजिनेला, साइल्विनिया एंड एक आता है स्टाइलिस। ये है आपके पास 3 मेंबर्स जो एस से स्टार्ट होते हैं आउट ऑफ द 8 मेंबर्स, ठीक है। फिर आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, आर आर के अलावा आप यहाँ पे एम, ए और पी से याद रख सकते हैं। आर से जो बनता है वो होता है रेजिनेलिडियम, रेजिनीलिडियम, रेजिनीलिडम, ओके, रेजिनीलिडम, ठीक है। M4 यहाँ पे आ जाता है मार्सिलिया, A4 यहाँ पे आ जाता है अजोला और इसके अलावा P4 आ जाता है पिटुलेरिया, ठीक है। P4 आ जाता है पिटुलेरिया। ये हमारे पास कितने मेंबर्स हो गए, 4 और 3 7। इसके अलावा आपके पास एक मेंबर और रहता है फ्लेजिनेला, साल्विनिया, स्टाइलिस, कौन सा बाकी रह गया, मार्सिलिया, यस, आइसोइड्स बाकी रहता है, आइसोइड्स, ठीक है। 3 टाइम्स एस MAP RI, या फिर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 3 टाइम एस आ जाता है, आप यहाँ पे MAP मैप से कर सकते हैं, MAP मैप 3 टाइम एस RI या फिर IR, और आप यहाँ पे रख सकते हैं 3 टाइम एस तो है ही कंटिन्यू, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे RIP रख सकते हैं, RIP रेजिनिलिडियम आइसोइड्स पिटुलेरिया ME, ठीक है, ME। हम ऐसे कर सकते हैं, ट्रिपल एस ने ये डबल एस ने स्टाइल में मारा, हाँ, देखो मेरी ट्रिक, डबल एस ने स्टाइल में मारा, स्टाइल में मारा पिटुलेरिया, मारा तो RIP हो गया। सी कितनी गंदी ट्रिक मैंने बनाई है, आप अपने आप देख लीजिएगा। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो 8 मेंबर्स हैं ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, इनके अलावा आपको कोई भी अदर मेंबर दिखाई दे लाइक क्विसिटम, ओस्मुंडा, अडियंटम, पोलीपोडियम, व्हाटएवर इट इज, वो सब होमोस्पोरस रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये स्पोरेंजिया के बारे में हमने पढ़ा, उसका डेवलपमेंट पढ़ा हमने, होमोस्पोरी हेट्रोस्पोरी पढ़ा। और एक चीज बता दूं कि अगर स्पोरेंजिया का ग्रुप कहीं पे होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम क्या बोलते हैं, हम ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को बोलते हैं सोरस, ओके। क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को, हम बोलते हैं सोरस, और अगर सिंगल ग्रुप है तो हम उसको बोल देंगे सोराइड, ठीक है। ग्रुप अगर अकेला ग्रुप है तो हम उसको बोलेंगे सिंगल, और अगर बहुत सारे ग्रुप साथ में है दैट इज प्लूरल में है तो वो सोरस हो जाता है, ठीक है। और सोरस भी 3 तरह के होते हैं फर्दर, सोरस में भी सिंपल, ग्रेडेट या फिर इसके अलावा मिक्स्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लिए इतना काफी है आपके लिए। और ये लेक्चर में आप, मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको PDF मिलती है तो आप उस पर डिपेंड मत रहिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी बताई हैं जो आपकी PDF में नहीं होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको टेरिडोफाइट्स में इंटरेस्ट भी आया होगा, चीजें अच्छे से समझ भी आई होंगी, और आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे, है ना। आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे, आई गारंटी यू, ठीक है। तो यही था मेरा आज का लेक्चर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड राधे राधे, ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग, बाय बाय।